केमिस्ट्री 11 एनसीईआरटी। तो आज से हम लोग अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। सबसे पहला कि हम लोग एनसीईआरटी बेस बुक मानेंगे। जो मेरे नोट्स होंगे या जो नोट्स हम लोग पीडीएफ में देखेंगे वो मैक्सिमम एनसीईआरटी के ही नोट्स होंगे, और हो सकता है कुछ कुछ और मैं अलग अलग रिसोर्सेज से नोट्स बनाऊँ, पर जो मैक्सिमम नोट्स होंगे और हमारी जो बेस बुक होगी, कोर्स बुक हमारी जो होगी, वो हम लोग एनसीईआरटी से उसके टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरी बात, हम लोग बहुत ही ब्रीफ में जाएंगे, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ में बस जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप और डेप्थ में जा सकते हैं, आप डिटेल में जा सकते हैं, आप अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पर हम लोग बहुत ही ब्रीफ में जाएंगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का एम क्या रहेगा? हम लोग का एम ये है कि हम लोग बेसिकली देख लें कि 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है, और हम लोग थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ते जाएं। तो हम लोग रीडिंग और रिवीजन, ये दो चीज़ पे हम लोग बहुत ध्यान देंगे। जैसे क्लास 2, क्लास 3, तो क्लास 1 के नोट्स, क्लास 2 के नोट्स, इन सब को रिवाइज करके कोशिश करेंगे कनेक्ट कर करके आगे बढ़ें। और आप अपनी बुक्स और आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, पर एनसीईआरटी आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन उसको पढ़िएगा, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। हो सकता है कि अभी आपके सब चीज़ समझ में ना आए, सब चीज़ हम लोग डिस्कस ना करें, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको उस समय थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, आपको बीच में रुकना नहीं है, बीच में आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ना हार मानना है। ठीक है, क्या करना है उस समय, कोई बात नहीं, उसको एक बार देख लेना है इसमें क्या बताया गया है, और फिर उसको ध्यान रख के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा कई बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा और ये एक्सपीरियंस आपका भी होगा कि आगे चल के कनेक्ट हो जाता है, अच्छा पीछे ऐसा था, और फिर तब हम लोग जब पीछे जाते हैं तो फिर हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो हमें बीच में रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी। तो क्लास 11th एनसीईआरटी में हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 बुक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो फिजिकल में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइशियोमेट्री भी पढ़ते हैं। तो अब क्योंकि हम लोग ने एनसीईआरटी बेस बुक बनाई है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास थोड़ा सा थ्योरी है या थोड़ी सी बातें हैं जिसको आज हम लोग इस क्लास में करेंगे, और अगले क्लास से हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल और थोड़ा कंसेप्चुअल बातें शुरू करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो अभी हम लोग कुछ ऐसे ही बातें करेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग में कुछ कुछ देखेंगे। ठीक है, अगर आप मेंस और एडवांस पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर को मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइशियोमेट्री और डायरेक्ट हम लोग का कैलकुलेशन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी और हम लोग ब्रीफ पढ़ रहे हैं, डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ही धीरे धीरे ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद नेचर ऑफ मैटर, जो आप टेक्स्ट बुक में कंटेंट्स में देख सकते हैं शुरू में, नेचर ऑफ मैटर, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो यहाँ तक हम लोग इस क्लास में करेंगे। उसके आगे क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस, परसेंटेज कंपोजिशन और स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो हमारे पास एक ओल्ड एनसीईआरटी है और एक अभी रैशनलाइज एनसीईआरटी है। तो मेरे जो नोट्स हैं वो रैशनलाइज एनसीईआरटी से। ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं किए हैं, बस टॉपिक्स सब टॉपिक्स लिख दिया गया है। ठीक है, थ्योरी लगभग सारी सेम है, लेकिन उसमें कुछ कुछ थ्योरी में या कुछ कुछ पैराग्राफ्स में, कुछ कुछ टॉपिक्स में इंक्लूड किए गए हैं पैराग्राफ्स, या थोड़ा डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लाइन या कुछ पैराग्राफ्स बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास रैशनलाइज है तो अच्छा है, अगर आपके पास ओल्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं और आप मैच कर सकते हैं। बहुत लगभग सब सेम है, बस कुछ कुछ पैराग्राफ्स इंक्रीज किए गए हैं, कुछ कुछ और नॉलेज इंक्रीज की गई है। ठीक है, कुछ लाइन्स इंक्रीज किए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इंक्रीज किए गए हैं, वरना सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है।
तो रैशनलाइज जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो इसमें कुछ हिस्ट्री बताई गई है और कुछ डेवलपमेंट बताया गया है, तो इनको आप पढ़िएगा। ओल्ड एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, पर इसमें है तो आप इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने लिखे हैं, तो उसमें बताया गया जो मैटर है, मैटर क्या होता है, तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। ठीक है, तो जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है मैटर का वो क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। अगर कोई मैटर है तो उसका कंपोजिशन क्या है, वो किससे बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, किन एलिमेंट से बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि उसके एलिमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, फिर उनका प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और फिर वो कैसे कंबाइन किए हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है ना, उससे किस तरह से वो कंबाइन किए हैं, और फिर वो जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो रिएक्शंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो वो केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस अकर्स। तो जो केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं उनको हम लोग साइंटिस्ट तो कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और भी सब्जेक्ट जो स्टडी करते हैं वो सब साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और आगे जाते हैं तो जैसे केमिस्ट्री में केमिस्ट और फिर फिजिक्स में फिजिसिस्ट, ऐसे। तो जो केमिस्ट होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं, जनरली केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इनको वो स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताया गया है। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में आपको बताया गया है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब बेसिक बातें जो हमने पहले क्लासेस में भी की हैं। 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वॉल्यूम किस में डेफिनिट होता है, किस में डेफिनिट शेप होता है, किस में नहीं होता है। ठीक है, फिर वो कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं हीट से, और फिर जब हम टेम्परेचर घटाते हैं, ठीक है, उससे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये सब थ्योरी है, मैं सिर्फ एक बार पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप उसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो मैटर का क्लासिफिकेशन एट मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल, माइक्रोस्कोपिक छोटे लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक बल्क लेवल बड़े लेवल पे उसका क्लासिफिकेशन होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आप देखिएगा जब आप 12th में भी जाइएगा तो 12th में भी सॉल्यूशन चैप्टर है और भी चैप्टर्स हैं जो ये सब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, कभी कभी उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जैसे प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस लिखा है तो इसका क्या मतलब समझे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग के पास है तो आगे चैप्टर्स में, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, ठीक है, तो आगे चैप्टर्स में अगर कोई टेक्निकल टर्म आता है जिसको हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम लोग को समझ नहीं आता है, तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग एट वंस छोड़ देते हैं पढ़ना। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पेशेंस रख के आगे बढ़ना है और उन टर्म्स को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब टर्म्स है, ये सब केमिस्ट्री के लैंग्वेज के कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन सब को हम लोग बहुत ही बेसिक पढ़ना है कि हम लोग कनेक्ट कर पाए कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, एक तरह जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो, ठीक है, या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे वाटर है तो सब में H2O 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 सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हर जगह। ठीक है, अगर सोडियम की बात करें तो Na। ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल। बस इतना ही ध्यान रख सकते हैं, बहुत डिटेल में तो जा नहीं रहे हम लोग। ठीक है, तो व्हेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, तो सब सेम है, उनका केमिकल नेचर सेम होगा, इट इज सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होते हैं, अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स और 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जैसे हमारा हम बोल सकते हैं सॉल्ट और शुगर। ठीक है, तो सॉल्ट NaCl मान लेते हैं और शुगर क्या होता है हमारा C12H22O11। ठीक है, तो ये शुगर का फॉर्मूला होता है, तो ये दोनों अलग अलग कंपोजिशन अलग अलग है। ठीक है, तो ये मिक्सचर बनाएंगे 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, तो उसमें NaCl अपना प्योर सब्सटेंस है, शुगर अपना प्योर सब्सटेंस है, लेकिन ये दोनों जो हमारे पास है ये हमारा मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, तो NaCl और हमारा शुगर। ठीक है, वैसे शुगर और भी होते हैं, जैसे हम लोग 12th में देखेंगे तो वहां पर भी हम लोग को शुगर पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है कि जो जैसे टेबल सॉल्ट होता है, सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता, और भी होता है, जैसे KCl हो गया। ठीक है, लेकिन सॉल्ट जनरली हम लोग टेबल सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सॉल्ट यूज कर देते हैं। वैसे शुगर भी और होते हैं, लेकिन जनरली जो टेबल शुगर होता है, जो जनरली हम लोग हाउस होल्ड में यूज करते हैं, उसी को हम लोग शुगर बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और मिक्सचर में अगर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस है तो इनका कुछ रेशियो होगा, ठीक है, तो विच में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, तो उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, किसी भी रेशियो में वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। ये सब कुछ चीज़ें जो हम लोग को ध्यान रखना है। कंपोनेंट क्या होता है, तो कंपोनेंट होता है किसी भी मिक्सचर के प्योर सब्सटेंसेस जो उस मिक्सचर को फॉर्म करते हैं, ओके। तो ये हमारा मिक्सचर हो गया। मिक्सचर एक होमोजीनियस होता है, होमो सेम, हेट्रो अलग अलग, ठीक है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे शुगर इन वाटर, तो होमोजीनियस मिक्सचर है, हर जगह उसका कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बेसिक आइडिया लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला हमारे पास है यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर का डेफिनेशन है, द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एग्जाम्पल एयर का नाइट्रोजन 78 लगभग %, फिर 21% आपका ऑक्सीजन, फिर और गैसेस। तो एक हमारा क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एयर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, ठीक है, जैसे एयर में हमें विजिबल नहीं है कहाँ हाइड्रोजन है कहाँ ऑक्सीजन है, पर यूनिफॉर्म हमारा कंपोजिशन रहता है। पर मिक्सचर में हमेशा तो नहीं, पर कई बार क्या होते हैं हमें विजिबल होते हैं कंपोनेंट्स, जैसे शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है, जैसे ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है, और स्टोन पीसेस भी होते हैं। तो सब एनसीईआरटी के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। अगला, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। एक होता है फिजिकल मेथड्स, एक होता है केमिकल मेथड्स। जो फिजिकल मेथड्स होते हैं वो केमिकल नेचर में चेंज नहीं करते, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं करते, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर होते हैं उनको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग जब आप चैप्टर 8 पढ़िएगा, या हम लोग जब मिलकर यहाँ पर चैप्टर 8 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमारा चैप्टर 8 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फिजिकल मेथड्स या फिर सेपरेशन, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब हमारे प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली उनमें इम्प्योरिटीज होती है, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ मिलकर बनते हैं, तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो सेपरेशन टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी, पर मेंस में जनरली इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर ये जो फिजिकल मेथड्स है, जैसे एक होगा सिंपल हैंड पिकिंग, फिर फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, उनके टाइप से हम चैप्टर 8 में देखेंगे। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस, इनका फिक्स कंपोजिशन, जैसे H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो इनका फिक्स कंपोजिशन होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन, वेयर एज मिक्सचर्स में कंटेन द कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो, हमने देखा उनका रेशियो वेरिएबल होता है। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल एलिमेंट्स, सोडियम, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, मरकरी, मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छे से बहुत ही बेसिक में आपको समझाया भी गया एनसीईआरटी में, तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा और भी पढ़िएगा, पर एनसीईआरटी कम से कम आप लाइन बाय लाइन और अच्छे से पढ़िएगा। फिर से मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में समझ में नहीं आए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, ये सब क्या है, सब रिसर्च के भी टॉपिक, रिसर्च मतलब आगे स्टडीज़ के भी और आगे के भी टॉपिक्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है हमें सब चीज़ एक साथ समझ में ना आए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हों जो हमें मिल जाए आंसर, हम समझ भी जाएं, और हो सकता है आंसर मिल जाए पर हम समझ नहीं पाए, या हो सकता है हमें आंसर ही ना मिले। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो डीमोटिवेट नहीं होना है, समय देना है, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है, पेशेंस रखना है और बीच में रुकना नहीं है, ना ही डीमोटिवेट होना है, आगे बढ़ते रहना है और रिवाइज करना है कहाँ पर क्या पढ़ा था। तो जब आगे चीज़ें कनेक्ट होंगी तब हमें ध्यान आएगा, बिल्कुल समय के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे ग्लूकोज के बारे में अच्छे से समझाया गया है। जैसे ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में बहुत रिसर्च हुआ है। और 12th में एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, और उस बायोमोलिक्यूल्स में इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, फिर भी हम लोग को बहुत ही बेसिक लेवल में, क्योंकि आगे जब हम लोग कंटिन्यू अगर केमिस्ट्री करते हैं 12th के बाद, तब हम लोग को ये सब को बहुत डेप्थ में स्टडी करना है, ठीक है। लेकिन 12th में बहुत ही बेसिक में बताया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजी में भी हम जानते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो एनर्जी रिलीज, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और भी कंपाउंड्स होते हैं, फिर इससे एनर्जी रिलीज होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज है,
ग्लूकोज कंटेन्स सी, एच एंड ओ इन अ फिक्स्ड रेशियो 6, 12 और 6, तो 6, 12, 6, ठीक है, ये एटम्स रहते हैं। लाइक ऑल द अदर प्योर सब्सटेंसेज हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, जैसे इसका फिक्स्ड कंपोजिशन है वैसे सारे प्योर सब्सटेंसेज का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज कैनॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो यहाँ पर हमारा जो C6H12O6 इसका केमिकल कंपोजिशन है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, या कह सकते हैं इसका कंस्टिट्यूएंट CHO इनको अलग नहीं कर सकते सिंपल फिजिकल मेथड से, ठीक है। इनको अलग किया जाता है अलग अलग कंपाउंड्स केमिकल मेथड से, वो हमें नहीं पढ़ना है अभी, तो फिजिकल मेथड से हम लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनके डेफिनेशन है। जैसे एलिमेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्टिकल्स, ठीक है। एलिमेंट्स में भी आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो अलग अलग एलिमेंट से बने होंगे। लेकिन अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो आपका जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स, तो वो होमोजीनियस जो है वो यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म से ध्यान देना है, वरना कई बार जब हम लोग को ध्यान नहीं होता है छोटी छोटी बातों में तो डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर शुरू से पढ़े कि कहाँ से पढ़े, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो अगर ऐसा हो तो हमें वहाँ पर रुक जाना है, उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, बाद में समझेंगे, फिर आगे बढ़ना है, हम लोग को रुकना नहीं है बीच में, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मैंने सेपरेट किया है, और कुछ जो बेसिक बातें थी एनसीईआरटी में उसको यहाँ लिखा है, पीडीएफ में हम लोग देखते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन भी है, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल हो गया, कैसा स्मेल है, ठीक है, डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज होता है मतलब उनके रिएक्शंस, जैसे कंबशन हो गया, रिएक्शन विद एसिड हो गया, रिएक्शन विद बेसिस हो गया, फिर उनका कंपोजिशन क्या है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट। तो यहाँ पर जो हमारा मेजर, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, साइंस मेजरमेंट। साइंस में क्या होता है, हम लोग मेजर करते हैं, मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं तो एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हम लोग एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्टली बताते हैं क्या कितना है क्या कितना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर से जब क्वांटिटेटिव मेजर करते हैं तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, यूनिट, जैसे 5 मीटर, 5 kg, 5 सेंटीमीटर, 5 लीटर, है ना, 5 सेकेंड, ऐसे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज डन बाय नंबर या मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ठीक है, इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है। तो 5 मीटर तो 1 मीटर, 2, 3, 4, ठीक है। आगे तो ऐसा ही क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होता है। इसमें 7 बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है, पर्टेनिंग टू द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वो कुछ बेस यूनिट्स है, मैंने लिख लिया। तो ये मेरे नोट्स है, ठीक है। अगर आपको इसमें से आपको है आप लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, पर ये बेसिकली सारे एनसीईआरटी के ही नोट्स है, बस मैंने उसको छाट छाट के थोड़ा अलग करके क्लासीफाई करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप अपने नोट्स कहीं और से ही बना सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से आप देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक ही बात, आप कहीं से भी पढ़ें और आप कैसे भी अपने नोट्स बनाए, पर क्योंकि आपने इतनी मेहनत से नोट्स बनाए, इतनी मेहनत से स्टडी किया, तो अपने नोट्स को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग का एम, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने यही कहा है कि हमारा एम रहेगा कि हम लोग रिवाइज करें और कोशिश करें कि हम लोग हर क्लास को कनेक्ट कर पाए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस नोट से हेल्प ले सकते हैं, आप अलग जगह से भी पढ़ सकते हैं, पर जब आप सब पढ़ के अपने नोट्स बना लेना, तो उसके बाद आपके नोट्स को आपको सबसे पहले रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आपको बुक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। और हमने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी को आप बेस रखिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ठीक है, और एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने नोट्स रीडिंग जरूर करिएगा, कम से कम ये दोनों तो आप जरूर करिएगा, अपने नोट्स रीडिंग जो आप बनाए और एनसीईआरटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल्स, ठीक है। जैसे हम लोग को मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, ये तो पता है, पर और भी हमें कुछ कुछ जानना चाहिए। जैसे मिली पता है, माइक्रो पता है, लेकिन पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ये सब कुछ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, हमें याद ही रहे, पर फिर भी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सम फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मास, वेट, उनके डेफिनेशन। फिर एक एनालिटिकल बैलेंस होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, इट इज यूज टू डिटरमाइन एक्यूरेटली द मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। उससे हम लोग मेजर करते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद जैसे एक एसआई यूनिट होता है और एक हमारा यूनिट होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। जैसे हमारा मास के लिए जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, लेकिन लेबोरेटरी में या फिर जब हम लोग स्मॉल स्केल में जब रिएक्शंस करते हैं या रिएक्शंस स्टडी करते हैं तो वहाँ पर स्मॉलर यूनिट जैसे ग्राम का यूज होता है, ठीक है। वैसे कुछ ऐसे यूनिट्स का यूज होता है जो एसआई नहीं, जैसे लीटर हो गया, हमारा मिलीलीटर हो गया, ठीक है। और उनके कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ऐसे करके बहुत ध्यान है। ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जो हमारा ग्राम पर लीटर ऐसे करके हमारे जो यूनिट्स आएंगे, ठीक है, तो उसमें कहीं पर डेसीमीटर क्यूब लिखा रहेगा, कहीं पर मीटर क्यूब लिखा रहेगा, तो वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए आपको ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि उनका रिलेशन क्या है, ओके। उसके बाद कुछ वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस हैं, जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब कुछ। उसके बाद डेंसिटी के बारे में बताया गया है, टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। जैसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन 273.15 का चेंज होता है, वो तो हमें पता है, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इनमें क्या चेंज होता है, इनका क्या रिलेशन है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कुछ बातें, ठीक है। तो ब्रीफ में हमने एक बार देखा, आप रीडिंग करिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज, जो कि है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को एक बार हम लोग फिर से ब्रीफ में देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास 1 पूरी करेंगे और क्लास 2 द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं। तो आज से हम लोग क्लास 11 शुरू करते हैं एनसीईआरटी में। तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो रीडिंग पर ध्यान देंगे, रीड। उसके बाद हम ध्यान देंगे रिवीजन पे, रिवाइज, है ना। और उसके बाद हम लोग कनेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग पे बहुत ध्यान देंगे, रिवीजन करेंगे अपने नोट्स के और कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्लास 11th में हमें क्या करना है, कुछ चैप्टर्स, 9 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी के नोट्स हैं, है ना। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ तक हमारा क्या था, ये 2 चैप्टर हमारे फिजिकल के हो गए। फिर यहाँ से हमारे पास इनऑर्गेनिक हो गए 2 चैप्टर, और यहाँ से फिर फिजिकल आ गया, थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 7 नहीं है, यहाँ से 7 शुरू हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग इनऑर्गेनिक का मान सकते हैं, इसमें रिएक्शन है, बैलेंसिंग है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। 12th में हम लोग जाएंगे तो उसमें भी 2 पार्ट है, सेकेंड पार्ट तो पूरा ऑर्गेनिक ही है ना। तो यहाँ पर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप रीडिंग ज़रूर करिएगा, उसमें डेवलपमेंट आपको बताया गया जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है। उसके बाद कुछ मैंने एनसीईआरटी के सारे नोट्स हैं, बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन केमिस्ट स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फिर नेचर ऑफ मैटर में मैटर क्या होता है। अब जैसे ये मेरे नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को ही छाट के लिखा है थोड़ा थोड़ा, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे नोट्स से मैंने अपने हिसाब से कहीं पर कुछ लेंदी लिखा है, ठीक है, कहीं पर कुछ शॉर्ट लिखा है। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, आप अलग अलग रिसोर्सेज से देखकर पढ़कर नोट्स बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन वही बात है, आप जब इतनी मेहनत करें तो आपका एम होना चाहिए कि आपको अब अपने नोट्स पढ़ने हैं, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। तो जब आप नोट्स बनाएं तो फिर आप पहले अपने नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद कुछ और, ठीक है। कुछ समझ में आने लगेंगे, कनेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, ठीक है, जो हमने देखा था। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, बहुत ही बेसिक बातें, अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप इसको रीडिंग करिएगा। हो सकता है शुरू में थोड़ा बोरिंग लगे कि इसका यूज़ क्या है, तो इसका आगे बहुत यूज़ होगा, ठीक है। अभी ये इंटरेस्टिंग नहीं है, धीरे धीरे जब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आगे जब पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री, तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा, आप कुछ सीखेंगे। लेकिन ये सब उसका बेस है, क्योंकि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको लैंग्वेज भी पता होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आप इसको एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मेथड्स है उसको हम लोग को चैप्टर 8 में भी पढ़ना है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये हमने थोड़ा सा बोर्ड पे डिस्कस किया था।
ठीक है। उसके बाद ये मैंने नोट्स बनाए हैं कुछ टेबल में, एनसीईआरटी के हैं सारे। तो मैक्सिमम एनसीईआरटी, बीच में अगर कुछ और मैं अलग अलग रिसोर्सेज से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लूँगा तो फिर मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, वरना मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही हम लोग पढ़ेंगे। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट इनिशियली, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सब बातें। फिर उसके बाद हमारा मेज़रमेंट में हम लोग नंबर और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, 7 बेस यूनिट्स हमारे पास क्या है। फिर उसके बाद ये मैंने ये भी लिख लिया है, ठीक है। आप अपने नोट्स हैं, जैसे मेरे नोट्स हैं, आप अपने नोट्स अपनी तरह से बनाइएगा, उनको रिवाइज करिएगा। तो ये जैसे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स होते हैं, जैसे प्रीफिक्स होते हैं मिली, सेंटी, डेसी, तो मैंने ये पूरा चार्ट ही लिख लिया है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में है। फिर मास और वेट क्या होता है, फिर एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म बैलेंस का भी यूज़ मतलब वहाँ पर आया है, प्लेटफॉर्म बैलेंस का भी वहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ड यूज़ हुआ है, तो उससे भी होता है, हम लोग डिटरमाइन करते हैं मास, लेकिन एनालिटिकल बैलेंस से हम लोग और प्रिसाइज डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्यूरेट, ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस। फिर वॉल्यूम क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें मैंने अपने नोट्स में ये सब इंक्लूड किया है। डेंसिटी, ये फिजिकल मेजरमेंट जो हमने देखा था, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। फिर क्या होता है, फॉर्मूला और जो डेफिनेशन होते हैं उससे एक फ़िज़िकल मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए, कितने क्लोज पैकिंग है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर है ना, ये वाला फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन, ये तो हमें जनरली पता है पर फिर भी ध्यान रखना है। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड में ब्रीफ में इसको देख लेते हैं, उसके बाद पीडीएफ से कंटिन्यू करेंगे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, तो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, और अगली क्लास से हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री होती है उसमें एक्सपेरिमेंटल डेटा, उसका कैलकुलेशन होता है और थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी होता है। जनरली जो हमारा साइंस होता है वो हमारा एक थ्योरेटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। जैसे फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। मैथ्स जनरली आपका थ्योरेटिकल ही होता है, मैक्सिमम आपका मैथ्स आपका थ्योरेटिकल ही होता है, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस भी अलग अलग जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी की, ठीक है, तो वहाँ पर एक थ्योरेटिकल होता है और एक आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में भी थ्योरेटिकल केमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, तो दोनों में क्या होता है, हमें कैलकुलेशंस करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल से तो नाम ही से क्लियर है कि बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो कैलकुलेशन करते समय हमें बहुत ही ध्यान से डिजिट्स को या फिर नंबर्स को लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो लिखेंगे वो बाकी लोग जब स्टडी करेंगे तो जो हम रिजल्ट कन्वे करना चाह रहे हैं वो कन्वे हो पूरी तरह, तो उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स या कुछ सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द डेटा रियलिस्टिकली with certainty to the extent possible, ठीक है। जैसे जब हम लोग थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हम लोग तो बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमें रियलिस्टिक, क्योंकि साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंटल में रियलिस्टिक चीज़ देखते हैं कि मतलब क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब हमें रिजल्ट कन्वे करना है तो हम लोग ऐसा नंबर्स या कुछ ऐसा लिखते हैं जो रियल हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो, जिसका हम लोग आगे यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन को शॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम लोग बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते हैं। इसी को हम लोग को बहुत ही बेसिक और एक बेसिक लेवल पे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले कोई भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो वो होता है a × 10⁻⁵ या फिर n × 10⁻n, जहाँ ये जो होता है वो क्या होता है, एक आपके पास डिजिट रहेगी, उसके बाद डेसिमल रहेगा। जैसे 512 तो 5.12, 986 तो 9.86, 9.99, तो पहले डिजिट के बाद डेसिमल होना ज़रूरी है। हम लोग उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर 10 के ऊपर ये एक्सपोनेंट है। n आपका क्या है, तो n आपका इंटीजर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें फिर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है।
जैसे जो लार्ज नंबर्स होते हैं एनसीईआरटी में अच्छे से इसको समझाया गया है। लार्ज नंबर्स को क्या करते हैं, जब हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर हम ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन में उसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है, इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चंस हैं, आप अलग अलग जगह से भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ब्रीफ में। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हैं उसका एक लिमिट हो सकता है। एंड द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, जो पर्सन है वो जो मेजर कर रहा है उसके स्किल पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, या नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, ठीक है, कुछ अगर उसमें कमी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो इसके कारण जो रिजल्ट आता है वो इसलिए सबका अलग अलग सा आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो हम लोग कैसे उसको शो कर सकते हैं ताकि जब कोई रिजल्ट देखे तो उसको समझ में आ जाए कि यहाँ इतना का एक रेंज है, इसमें गलती हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से शो करते हैं। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे पास अगर हमारे पास कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर अनसर्टेनिटी है, कौन सा डिजिट सर्टेन है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स होते हैं जिनमें से सारे डिजिट तो आपके क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं, बस जो लास्ट का डिजिट होता है वो आपका अनसर्टेन होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। जैसे हमारे पास कोई कैलकुलेशन एनसीईआरटी में दी थी 11.2 ml, जैसे हमें वॉल्यूम पता करना है कोई लिक्विड का, हमारा आंसर है 11.2 ml, तो उसमें से 11 को तो सर्टेन माना जाएगा, ठीक है, मतलब 11 सर्टेन है, 11 तो उसका है, ठीक है, ml, लेकिन जो 0.2 है वो 0.2 अनसर्टेन माना जाएगा, ठीक है। 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन, ठीक है। 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, मेरा आया 0.2, ठीक है। तो जो 0.2 आया वो अनसर्टेन, 2 अनसर्टेन है, वरना 11 तो सबका आएगा, 11 सर्टेन है, ठीक है। 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस वन इन द लास्ट डिजिट। तो उसमें अनसर्टेनिटी प्लस माइनस वन होगा, ठीक है। Unless otherwise stated, an uncertainty of plus minus वन in the last digit is always understood, ठीक है। तो जब तक हमें कहा नहीं गया कि कितना प्लस माइनस 2 का हो सकता है, 2 का ऊपर नीचे हो सकता है, 3 का, लेकिन अगर कुछ कहा नहीं गया है तो जो लास्ट डिजिट है उसमें प्लस माइनस वन का अनसर्टेनिटी हम लोग लेकर चलते हैं। अब इसके रूल्स है, रूल्स इंपॉर्टेंट है, और रूल्स कुछ कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस में डाउट आया आपको रूल्स में जाना है, वहां से आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से कर सकते हैं और आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। रूल्स क्या है, पहला रूल्स है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चाहे डेसिमल के पहले हो डेसिमल के बाद हो, सारे नॉन जीरो डिजिट, हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, जीरो को हटा देते हैं 9 डिजिट, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो, अब जीरो के सिग्निफिकेंस के लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल है जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो मान लीजिए नॉन जीरो डिजिट 1 है तो उसके पहले जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट है, अच्छे से एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। फिर जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट जैसे 1 और 5, 6 और 9, इनके बीच में जो जीरोस है उनको सिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक है। तो हमारे डिजिट क्या हो गए, डिजिट 2 हो गए, एक जीरो एक नॉन जीरो। जो डिजिट नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन जो जीरो होते हैं उनके फिर से रूल्स हैं, तो आप देखिएगा। अगला हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो अगर हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा सिग्निफिकेंट रूल का पहला, सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल क्या था, डिजिट क्या होते हैं, 10 होते हैं, 0 1 2 ऐसे करके 9 तक, ठीक है। अब डिजिट को मैंने डिवाइड कर दिया 0 में और यहाँ पर नॉन जीरो में। तो जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जो हमारे पास 9 नॉन जीरो हो गए, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक, वो तो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन जीरो में आपके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं,
सबसे पहले जो किसी नंबर के पहले अगर जीरो होगा, जैसे 1 0 0 0 ऐसे करके, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इनको नहीं गिनेंगे सिग्निफिकेंस में, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है कि दो नॉन जीरो डिजिट है, जैसे नॉन जीरो 2 और 7 उठा लेते हैं, इसके बीच में जितने जीरो होंगे, जैसे 2 है तो 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 3 है तो 5 हो गई, इनको गिना जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। जो तीसरा रूल है वो इंपॉर्टेंट है, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। तो अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है, जैसे मान लीजिए 2.000, तो ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है। पर अगर सिर्फ 200 लिखा रहेगा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड नहीं है, ठीक है। तो जैसे 0.200, अगर यहाँ पर आप पॉइंट लगा दिए तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 100 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 1, ठीक है, क्योंकि ये नहीं गिना जाएगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पर बस 0 लग जाता 1.00, तब ये गिना जाता 3 हो जाते, ठीक है। अगला रूल है एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 का कितना है, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 2 का हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे 2 पॉइंट हम लोग लिखते हैं 0.000, कितनी बार भी लिख सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लोग लिखते हैं तो सारे डिजिट क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ये कुछ रूल्स है, आप इनको देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो टर्म आता है, एक टर्म हमारे पास क्या आता है, प्रिसीशन, एक टर्म आता है एक्यूरेसी। प्रिसीशन क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, ठीक है। मतलब क्लोजनेस, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया, 2-3 एक्सपेरिमेंट, आपके पास 2-3 रिजल्ट है, वो एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, इसको बोलेंगे प्रिसीशन। और एक्यूरेसी होता है द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो जो आपके पास रिजल्ट है क्या वो ट्रू वैल्यू से मैच कर रहे हैं, वो एक्यूरेसी होगी। इसका एग्जांपल भी दिया गया, यहाँ भी हम लोग एक ले सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक मेटल रॉड है, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है AB का, और इसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। अब अलग अलग स्टूडेंट्स को दिया गया, इसका आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो वो जब इसका लेंथ फाइंड करेंगे अपनी तरह से, ठीक है, मुझे पता है इसका लेंथ 5 मीटर है, या वहाँ पर जो लेबोरेटरी में उनको पता है ये 5 मीटर का है। पर जब स्टूडेंट्स करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट रिजल्ट लाए, जैसे कोई स्टूडेंट का रिजल्ट आया 3.7 मीटर, ठीक है, 3.68 मीटर, ठीक है, और 3.73 मीटर, यहाँ पर 3.70, ठीक है, ये आ गया, ओके। तो अगर हम लोग अभी रिजल्ट को ना देखें, सिर्फ उस स्टूडेंट के नंबर्स को देखें, 3 एक्सपेरिमेंट में कितने आए, तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, ठीक है। तो ये 70, 68, 73 या 72, 71, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इसको बोलेंगे प्रिसाइज कैलकुलेशन या प्रिसाइज डेटा, ठीक है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये मेजरमेंट प्रिसाइज है, एक दूसरे के जो नज़दीक हो, ठीक है, प्रिसाइज, तो प्रेसिशन। अब एक्यूरेसी चेक करेंगे, तो अगर हम एक्यूरेसी, तो जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने नज़दीक है, तो इनमें से कोई भी एक्यूरेट नहीं है, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं है पर इसमें प्रेसिशन है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग कोई और ले जो इसके नज़दीक हो, जैसे 4.99, 5.10, 5.07, तो ये क्या है, ये आपका एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ पर मैच कर रही है। और साथ में अगर एक्यूरेसी छोड़ के सिर्फ इनको देखें तो ये भी एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो ये प्रिसाइज भी है। तो ऐसे करके एनसीईआरटी में अच्छे से बताया गया है प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या अंतर होता है और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। फिर आपका आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो जब एग्जाम्पल से समझिएगा एनसीईआरटी में तो आप समझ जाइएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी है, ठीक है, उसको हम लोग देख सकते हैं आप। उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल से हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला है 3.47, अब राउंड ऑफ करना है इसको, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 3.5, जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है वो एक बढ़ जाता है। अगर मान लेते हैं 5 से एक कम है तो ये जो हमारा है 3.4 वो 3.4 ही रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर ये 5 ही है तो यहाँ पर 2 रूल है।
अगर 5 है तो उसके प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है, उसके पहला वाला नंबर डिजिट बोलना चाहिए। अगर प्रीसीडिंग डिजिट आपका इवन है तो वो चेंज नहीं होगा, 3.4 ही आंसर होगा। और मान लेते हैं यहाँ पर अगर 3 होता तो 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो वो एक बढ़ जाएगा तो 3.4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रूल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो फिजिक्स से अलग है। फिजिक्स में तो हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, MLT ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिटरी मेथड जो हमने पढ़ा है बस वही है एक तरह से, कैसे हम लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है 3 इंच इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो एक बार हम लोग इसको और देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास हम लोग पूरी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कैसे है कि 3 इंच बराबर हाउ मैनी सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 यूनिट है पहले उसके बीच में रिलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि इसको हम लोग इधर ले जाएंगे अगर यूनिट के सहित, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, ये IN इंच हो गया। अब एक काम मैं ये कर सकता हूँ, 1 इंच को इधर ले जा सकता हूँ तो भी यहाँ 1 बच जाएगा, तो 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर RHS इक्वल है तो LHS शुड बी इक्वल, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंच, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों है, ठीक है, ये फैक्टर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फैक्टर। इसलिए इस मेथड को हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस या फैक्टर लेबल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम लोग यूनिट फैक्टर बोलते हैं। अब यूनिट फैक्टर से हम लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसमें चेंज करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 इंच है तो 3 इंच को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करें, तो जो हम लोग को आंसर चाहिए वो न्यूमरेटर में हो उस यूनिट फैक्टर से। हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस में, न्यूमरेटर में है, इसमें न्यूमरेटर में है, तो इस वाले यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 3 इंच लिखेंगे तभी इंच और इंच कैंसिल होगा और आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इस यूनिट फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यूनिट फैक्टर है बाय 1 इंच इंटू 3 इंच, कोई दिक्कत, तो ये कैंसिल हुआ और 3 टाइम्स 2.54, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो हम लोग इतना समझे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 days इज इक्वल टू हाउ मैनी सेकेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमें डेज से सेकेंड जाना है। अब हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग डेज से जाएंगे पहले आवर्स में, आवर्स से मिनट्स में, मिनट से सेकंड में, ये हमें पता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2 days इक्वल टू 2 इंटू 24, फिर वो आंसर आता, फिर उसको हम लोग करते 1 आवर आ गया 24। ठीक है, 2 इंटू 24 आवर्स, फिर 1 आवर 60 मिनट, तो 2 इंटू 24 60, ऐसे करके करते हम लोग इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 days, यूनिट फैक्टर बनाएंगे पहले डे और आवर का। ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, आवर, क्योंकि हमें आवर में कन्वर्ट करना है। तो 24 आवर बाय 1 डे, ये यूनिट फैक्टर बनेगा आवर और डे का। जैसे ये यूनिट फैक्टर यहाँ बना है इंच और सेंटीमीटर का, अब इनटू। ठीक है, अब हम लोग न्यूमरेटर का यूनिट फैक्टर बनाते रहेंगे, जैसे डेज और डेज तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब आवर का, आवर और मिनट का यूनिट फैक्टर क्या होगा, तो हमारा 1 और 60 होगा, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60। ऊपर 60 क्यों लिखें, क्योंकि हमें मिनट चाहिए। ठीक है, आवर आवर यहाँ कैंसिल होगा तो 1 आवर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 60 सेकेंड बाय 1 मिनट। यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा डायरेक्ट हो गया। प्रैक्टिस से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, डेज डेज गया, आवर आवर गया, मिनट मिनट गया, यहाँ हमारा सेकेंड आ गया। ठीक है, बात एक ही हुई। अगर हम लोग ऐसे करते हैं लाइन बाय लाइन, पर ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, समझ के। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ और बाद में वही आंसर आएगा जो जनरल है। तो ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है, वो हमारा पूरी हुई। और अब हम लोग जो मेन है उस पर शुरू करेंगे।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉज होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें से हो सकता है सारे लॉज आपको अभी बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ब्रीफ में ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग इनको ध्यान रखेंगे और जब ये कनेक्ट होंगे तो धीरे धीरे हम लोग को ये समझ में आते रहेंगे। तो इसी के साथ हमने अपना क्लास नंबर 1 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर 1 केमिस्ट्री 11 चैप्टर 1 सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और अपनी केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है, इसको हमने देखा था, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें बहुत बड़े नंबर्स भी आते हैं, अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे एवोगाड्रोस नंबर, और एक्सट्रीमली लो मासेस भी होता है, ठीक है। 10⁻⁻24 -23 ऐसे भी होता है, जैसे AMU जब मास में हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत स्मॉल होता है। तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जैसे एवोगाड्रोस नंबर हो गया, एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमारे पास और भी कांस्टेंट्स होते हैं तो वो भी साइंटिफिक नोटेशन में हम उनको लिखते हैं। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का रूल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसको रीडिंग करेगा आप समझ जाइएगा, ठीक है। फिर अनसर्टेनिटी हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, फिर इनके रूल्स क्या होते हैं, इसको हमने बहुत ही बेसिक में समझा था, आप और देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये जीरोज एट द एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर उसके बाद प्रिसीशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, इसको अच्छे से समझाया गया, बेसिक बातें हैं, ठीक है। हमें बस रीड करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पर अगर हम लोग के रिवाइज करके क्या होगा, अगर हम लोग को ध्यान रहेगा तो आगे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। क्या होता है, कनेक्शन जब होने लगता है ना तो एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। वरना कई बार बीच में हम लोग अचानक स्टक कर जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो फिर पढ़ने का ही मन नहीं करता है। तो ऐसा बिल्कुल हम सबका एक्सपीरियंस है, पर हमें हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ना है, बीच में रुकना नहीं है, ठीक है। समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएगा, बस हिम्मत रख के, पेशेंस रख के धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और समय देना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट है, ईजी भी, आप इसको देख सकते हैं। फिर डायमेंशनल एनालिसिस, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे या 11th में आप तो अभी आप पढ़िएगा। डायमेंशनल एनालिसिस उसमें MLT होता है, तो वो थोड़ा डेप्थ में है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ही यूनिटरी मेथड जैसा होता है, उसी में हल्का सा बताया गया है कैसे यूनिट फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं और एक बार में हम लोग यूनिट चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, एक बार में, ठीक है। तो ये हमने देखा था, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास 1 पूरा होता है। अगली क्लास में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस करेंगे, वो भी थोड़े स्टेटमेंट है, अगर आपको बहुत ही उसको डिटेल में समझ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, पर NCERT में आपको अच्छे से समझाया गया है। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो जैसे मैंने बोला था, ये केमिस्ट्री जो है अब आगे अगर आप पढ़िएगा तो आप और डेप्थ में ये सब में जाइएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक बातें करते हैं जितना हमारा लेवल में है, ठीक है। एक बात और हमने बोर्ड में डिस्कस किया था कि आप कहीं से भी नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल आप अलग अलग रिसोर्सेज से देखिएगा वीडियोस, और अलग अलग मतलब अलग अलग आप सर्च कर सकते हैं और आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेट पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको कितना एक्सटेंट या कितना डेप्थ तक जाना है। जैसे मैंने कहा NCERT में बहुत ही मतलब बेसिक दिया है जितना हमें अभी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़िएगा तो आपको बहुत डेप्थ इसका मिल जाएगा, और ऐसा नहीं आपको समझ नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पर आपका टाइम कॉन्स्टेंट है, आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको बहुत चीज़ें और पढ़नी है, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब भी बहुत डेप्थ के सब्जेक्ट्स हैं, और भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिर आप समय भी सिर्फ केमिस्ट्री को नहीं दे सकते, और भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें भी समय देना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग को समय उतना ही देना है जितना अभी के लिए सफिशिएंट है या अभी जितना रिक्वायर है, वरना फिर इसमें इंटरेस्ट आता है तो हम लोग बहुत डेप्थ में जाने लगते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कुछ जाइएगा, है ना, ऐसा कोई नहीं, लेकिन एक लिमिट रखिएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लिमिट देना है, कितना डेप्थ में हमें जाना है, कितना नहीं जाना है, और आगे बढ़ना है। वैसे जैसे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तो मैं तो आपको इसमें बहुत ही सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही बेसिक बातें, और NCERT कोर्स बुक रहेगी, उसके क्वेश्चंस और उसमें क्या क्या बातें, और हल्का सा अगर डेप्थ होगा तो हम लोग वो भी करेंगे। क्वेश्चंस पे हम लोग बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि अभी से आप बोर्ड के बाद मेंस के बाद एडवांस, ये ऐसे करके आप रूटीन लेके अपना चलिएगा, और बहुत ही बेसिक हम लोग बातें करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री 11th में आगे बढ़ेंगे। तो अगली क्लास से हम लोग शुरू करते हैं अपना लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसी तरह हम लोग क्लास 11th NCERT में आगे बढ़ेंगे।